सके कोई, वो प्रचंड आसमान हूँ। अस्मत पे मेरी जो ताकता, उसके लिए हैवान हूँ। कायनात की मैं अप्सरा, सृष्टि की पहचान हूँ। नारी नहीं जहान हूँ, नारी नहीं जहान हूँ। आज हम रूबरू होंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें पद्मश्री हेतु नामांकित किया जा चुका है और तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित तो किया ही जा चुका है। स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हैं रीता गहतोड़ी, हमारे उत्तराखंड की शान, चंपावत जिले की पहचान। फिर से स्वागत करूंगी उनका। बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। बहुत दिनों से मैं उनसे कह रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी हमें समय दिया, इसलिए मैं पुनः उनको धन्यवाद अदा करूंगी। आज हम उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे कि वो जिस मुकाम पे आज हैं और जो कार्य वो कर रही हैं, उस मुकाम पे वो कैसे पहुंची और क्या क्या उन्हें बाधाएं आई और कैसे उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। तो सबसे पहले मैं उनके पहनावे से ही शुरुआत करना चाहूँगी कि उन्होंने खादी को ही अपने पहनावे के रूप में क्यों चुना। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है, कारगिल विजय दिवस। इस दिन आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, विशेष रूप से आपकी आभारी हूँ। मैंने खादी को अपने जीवन में इसलिए चुना कि गांधी जी की लघु कुटीर उद्योग की अवधारणा को जीवंत रखा जाए, इसलिए मैंने आजीवन खादी वस्त्र को पहनने का संकल्प लिया, ताकि जो मजदूर अपने हाथों से हस्तशिल्प बनाते हैं उनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचा सके। एजुकेशन के फील्ड में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे कि वाल्मीकि समाज के बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास भी आपने किया है। उनके बीच में जाकर उनके लिए कार्य आपके द्वारा किए गए हैं जो कि बहुत ही सराहनीय है, और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का भी आपने प्रयास किया है। तो वो मन में वो ख्याल कैसे आया कि इनको भी मैं समाज के सभी के बराबर सम्मान मिले और मुख्य धारा में ये आए? वाल्मीकि समुदाय के लिए काम करने की प्रेरणा मुझे अपनी माता जी स्वर्गीय हरिप्रिया गहतोड़ी जी से मिली। उन्होंने वाल्मीकि समुदाय के लिए काम करने के लिए मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी शिक्षिका जो वाल्मीकि समुदाय से आती हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया और वो काफ़ी विद्वान हैं। चंपावत जनपद को बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं वाल्मीकि बस्ती में गई, उनकी पीड़ा को आत्मसात किया। मैंने उन बच्चों को देखा कि उन बच्चों में भी मेधा है और वो बच्चे भी कुछ कर गुजरने की उनमें क्षमता है देश के लिए, समाज के लिए। मैंने उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया और आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। मैंने वाल्मीकि समुदाय के लिए शासन प्रशासन से बार बार डिमांड किया कि उनको ग्लव्स, मास्क, साल में 4 बार फ्री मेडिकल कैंप की सुविधा दी जाए। शासन प्रशासन ने मेरी बात को सुना और बीच बीच में फ्री मेडिकल कैंप की सुविधा उनको दी जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास, और अभी भी आप वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए निरंतर लगी हुई हैं। उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास अभी भी जारी है, क्योंकि अभी भी वो थोड़ा सा उस धारा में नहीं आ पाए हैं मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है? क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की गंदगी साफ करती हैं, वाल्मीकि समुदाय के लोग समस्त समाज की गंदगी को साफ करते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि वो पूजनीय है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। जिन मुद्दों को हम अनदेखी कर देते हैं, उन मुद्दों को आपने समाज के सामने लाने का प्रयास किया है और वो प्रयास अभी भी निरंतर जारी है। अब मुझे लगता है कि आपने महिलाओं के अधिकारों हेतु बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं, तो उस राह में आपको बाधा भी आई होगी। और महिलाओं के कौन सी महिलाओं के लिए आप काम कर रही हैं, किस वर्ग की महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, किनको अधिकार दिलाने का आपके द्वारा प्रयास किया जाता है, ये भी मैं जानना चाहूँगी। मैं अंतिम पंक्ति में जो महिलाएं हैं, गरीब, असहाय, विकलांग, गूंगी, बहरी, असहाय जो महिलाएं हैं उनके लिए काम करती हूँ। जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, संघर्षशील महिलाएं हैं, उनके लिए आगे आती हूँ, उनके लिए आवाज़ बुलंद करती हूँ। मतलब जिनका कोई नहीं है या जिनको समाज ने थोड़ा सा बहिष्कृत किया है, आप उनको ऊपर उठाने का कार्य जी कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा काम आपके द्वारा किया जा रहा है, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है।
अच्छा, आपका एक मामला आया था अफगानिस्तान की किशोरी को हक दिलाने वाला, मैंने पेपर में पढ़ा था, न्यूज़ में भी सुना था, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी तरह नहीं मालूम है। तो वो अफगानिस्तान की जो किशोरी थी उसके बारे में जरा बताना चाहिए। जी, 2008 की बात है। एक महिला, साबरा नाम की महिला, अफगान से इंडिया आती हैं और वो अपने हक के लिए जनपद पिथौरागढ़ में आती हैं। उनसे ये कहा गया कि ये आतंकवादी हैं, लेकिन मैंने उनके बारे में जब जाना, कैसेट वगैरह देखी, उनकी पिक्चर देखी, तो एक व्यक्ति ने उनको अनमैरिड, अविवाहित हूँ कहकर विवाह किया और वो अपने हक के लिए, अपने शौहर को ढूंढने के लिए, अपने पति को ढूंढने के लिए इंडिया आई। लोगों ने मुझे ताने कसे, कहा कि आतंकवादी है, लेकिन मैंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाते हुए उन्हें न्याय दिलाया। तो अब वो महिला कहाँ चली गई हैं और इसमें इस कार्य में आपको कितनी बाधाएं आई, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कितना समय लगा इस कार्य में? इस कार्य के लिए मुझे देशद्रोह जैसा एक्ट लगाने के लिए भी लोग तैयार हुए, काफ़ी कुछ मुझे प्रेशर में लेने के लिए, लेकिन उनकी कुछ न चली, काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन अंततः मैंने उस महिला को न्याय दिलाया। तो इस कार्य में समय कितना लगा और प्रशासन ने क्या आपकी मदद की या समाज ने आपको किस रूप में इस मुहिम को देखा? सर्वप्रथम समाज के कई तबके के लोग मेरे साथ में आए। बाद में धीरे धीरे उन्होंने पैर पीछे कर लिए, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय के आगे मैं लगातार धरना प्रदर्शन में थी। एक महिला आई है हमारे देश में और इनको न्याय मिले, इनको हक मिले। उसके बाद मैं अकेली रह गई, लेकिन साबरा का साथ मैंने नहीं छोड़ा। अंततः एक विचार की जीत हुई, उनको न्याय मिला और 8,000 रुपया मेंटेनेंस उनको पर मंथ मिलता है। तो जितने कार्यों की तारीफ करें कम है। अब एक समाज सेवा के रूप में आपको जाना जाता है, बहुत ज़्यादा आपका नाम समाज सेवी के रूप में लिया जाता है। तो समाज सेवा के रूप में आप किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और इस कार्य को करने में कितने लोगों का सहयोग मिल रहा है? शासन का, प्रशासन का, समाज का, किस तबके का आपको सहयोग मिलता है? मेरे कार्य में शुरू में कभी विरोध के भी स्वर होते हैं। मैं कोई भी काम ईमानदारी के साथ करती हूँ तो स्थानीय लोगों का साथ थोड़ा कम मिलता है, शासन प्रशासन का मुझे साथ मिलता है। बाद में मेरी ईमानदारी और कार्य को देखते हुए स्थानीय लोग मेरे साथ में जुड़ते चले आते हैं। मैं बेटी बचाओ पे काम कर रही हूँ, पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रही हूँ, स्रोत से संगम, रिवर, नदी के लिए गंगा क्योंकि माँ समान है, उन पर कार्य कर रही हूँ, स्वच्छता पर कार्य कर रही हूँ और दीन दुखी असहायों के लिए काम कर रही हूँ। तो रीता गहतोड़ी जी ने अपने को एक क्षेत्र में या एक विशेष कार्य के प्रति ही बांध के नहीं रखा। विभिन्न जितनी भी समस्याएं हैं, समाज में जितनी भ्रांतियां हैं या समाज में जितने भी बुराइयां हैं या जो भी चल रहा है अभी, उनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें। तो चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे नशे का मामला हो, चाहे महिलाओं के अधिकारों की बात आ जाती है, चाहे वाल्मीकि समुदाय की बात आ जाती है यहाँ पे, चाहे कोरोना वाला पीरियड हो, चाहे आपको जान से मारने की कभी धमकी दी गई हो, सब चीज़ों को आपने समेट के हिम्मत से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था आपके बारे में कि कोई गुमनाम पत्र आपके लिए आया था और उसमें आपको जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। तो क्या प्रसंग था, उससे आप कैसे निपटी उस मामले से? मैं मानव तस्करी पर कार्य कर रही थी और मुझे रोका जा रहा था। मैं गहन अध्ययन करके शासन प्रशासन की हेल्प लेकर मानव तस्करी को रुकवाने का कार्य कर रही थी। जनपद चंपावत, जनपद पिथौरागढ़, रुद्रपुर, बरेली, कई स्थानों पर मैंने मानव तस्करी रुकवाई। 3-4 साल पहले मैंने ललवा पानी, यहाँ चंपावत जनपद से 4 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता है, वहाँ पर 2 महिलाएं मानव तस्करी की शिकार हुई। उनको बरेली पहुँचाया गया, बदायूं में उनसे गैंग रेप हुआ, मद्रास, चेन्नई और उसके बाद तमिलनाडु से वो महिलाएं मैंने घर वापस बुलवाई। तो जब ये कार्य आपने शुरुआत की तो आपको कितनी इसमें परेशानी आई? बहुत ज़्यादा परेशानी आई, क्योंकि कोई भी स्थानीय जनता मेरे साथ में आने को तैयार नहीं थी। कोई कहता महिलाएं ऐसी हैं, कोई कहता महिलाओं ने ऐसा नहीं।
होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि महिलाएं अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित अगर उनको सुविधाएं मिल जाए तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अग्रसर, उन्नति की ओर अग्रसर होंगी बराबर। तो आपको इस मामले में क्या लगता है, जैसे एक मानव तस्करी जो यहाँ पे चल रही है, जो कि हम लोगों को तो ज़्यादा मालूम नहीं है, आपके बारे में जब मैंने थोड़ा जानना चाहा तब मुझे पता चला, क्या पहाड़ों में मानव तस्करी इस कदर फैली हुई है? जी, पहाड़ों में काफ़ी मानव तस्करी फैली है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं बहुत भोली और सीधी होती हैं। वो अपना स्वरोजगार भी करती हैं, वह घास काट के अपना गाय वगैरह, बकरी वगैरह पालन पोषण, पशुपालन से अपना जीवन यापन करती हैं। काफ़ी भोली होती हैं, उनके भोलेपन का फायदा उठाकर यहाँ पर उनको जो है मानव तस्करी का शिकार बनाया जा रहा है, जिसके लिए शासन प्रशासन मेरी पूरी मदद कर रहा है। तो क्या इसमें स्थानीय लोग भी शामिल होते हैं? स्थानीय लोग तो अभी टारगेट में नहीं आए हैं, लेकिन वो सब लोग बाहर के हैं। शिक्षा के माध्यम से ही इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। क्या गरीबी इस राह में एक बड़ा बाधा बन के खड़ी हुई है? जी, गरीबी बाधा बनी हुई है। यहाँ पर स्वरोजगार के अवसर को काफ़ी हद तक शासन द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, चाहे ऐपण कला विधि से या जो है शिल्प कला से, या आपके सिलाई, बुनाई, कताई आदि माध्यमों से। मतलब महिलाएं शिक्षित हों और उन्हें चाहे छोटा सा भी कोई रोजगार मिले तो उससे हम इस चीज पे विजय पा सकते हैं। जी जी जी। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के लिए भी आपके द्वारा बहुत कार्य किए जा रहे हैं, तो उस राह में भी कुछ बाधाएं आती होंगी, या उनको करने में आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किस तबके का आपको सहयोग मिलता है, ये भी मैं जानना चाहूँगी। जी, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के साथ में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। एकाएक कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होता, उसके लिए आर्थिक और सामाजिक कारण जिम्मेदार होते हैं। मेरा यही कहना है कि शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि जो भी मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं उनके लिए शासन प्रशासन व्यवस्था करे, क्योंकि घर पर उनको रखा नहीं जा सकता है। एक व्यवस्था के अंतर्गत अगर उनको रखा जाए तो उनका पालन पोषण भी होगा और वह सुरक्षित भी रहेंगी। दूध का हिसाब, जूझ रही हूँ मानसिक यंत्रणाओं से, भटक रही हूँ भूखी प्यासी, नहीं है मेरे खाने पीने रहने का कोई इंतजाम। ए वहशी मेरे जिस्म से खेला तूने क्यों, मजाक है कितना घिनौना तेरे इस समाज का। कहाँ छुप गया है, कहाँ छुप गया है मेरे गर्भ में पल रहा एक अबोध शिशु, जो अभी तक अनजान है, पागल है उसकी माँ। आ दे मेरे लाल को दूध का हिसाब। बहुत अच्छा, बहुत ही मार्मिक कविता आपके द्वारा रचित की गई है, और महिलाओं के उत्थान के लिए आप जो भी काम कर रही हैं उनके लिए मेरे पास शब्द कम हैं। अब मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे इन चीज़ों में, समाज सेवा के बारे में, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहती हूँ। आपके द्वारा अपने पेरेंट्स की, अपने इनके बारे में भी, फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा बताना, अगर आप बताना चाहें तो अच्छा लगेगा। जी, हम 3 बहनें हैं। मेरी एक बहन का नाम अंजू गहतोड़ी, दूसरी का नाम करुणा गहतोड़ी। दोनों मेरी बहुत प्यारी बहनें हैं। वो मुझे समाज सेवा में काफ़ी उनका योगदान रहता है। माता पिता के साथ में उन्होंने देखा कि हमारी बहन समाज सेवा के कार्य की ओर अग्रसर है, तो उनका मुझे काफ़ी सहायता मिलती है। मैंने साहस के साथ में, जब मेरे माता पिता दोनों गुजर चुके तो उनकी अर्थी को मैंने कंधा दिया। दोनों बहनें भी मेरे साथ में थी और मुखाग्नि विधि, उस समय भी समाज का काफ़ी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन समाज के ठेकेदारों की एक भी न चल पाई। अंततः मेरी जीत हुई। ये मेरा एक भावनात्मक लगाव नहीं था माता पिता के साथ, उसके साथ साथ भावनात्मक लगाव होने के साथ साथ मैं एक विचारों को सशक्त बनाने हेतु मेरा बेटियों के लिए एक मैसेज देना था मुझे इस माध्यम से। और मैं कई शव यात्रा पर जाती हूँ, स्थानीय लोगों की अंतिम यात्रा पर जाती हूँ, शमशान घाट पे जाती हूँ,
ताकि लोगों को ये मैसेज मिले कि लड़कियां किसी मायने में कहीं पर भी कमज़ोर नहीं हैं, उनको कमज़ोर न बनाया जाए। एक परंपरा और रूढ़ियों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को कैद किया गया, जिस तरीके से वो हर कार्य को करने में सक्षम है। मैंने ये मैसेज इसीलिए समाज को देना चाहा। बहुत ही अच्छा आपने कार्य किया है, सराहनीय कार्य है। और आपका भावात्मक लगाव तो था ही पेरेंट्स के प्रति, साथ ही आपने समाज को जो मैसेज दिया कि इक्वलिटी में आपने बिलीव किया है कि लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है, कि कोई जरूरी नहीं कि लड़का ही अंतिम समय में अपने पेरेंट्स को मुखाग्नि दे। तो ये भी एक नई पहल आपके द्वारा की गई है और आगे को भी बहुत लोग इसको अपनाने को बाध्य भी हो रहे हैं और अपनाने के लिए आपको प्रेरणा स्रोत भी आपको मानते हैं। तो आप तो बहुत लोगों की प्रेरणा है ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके भी कोई प्रेरणा स्रोत रहे होंगे जिनकी वजह से आपने ये वाली लाइन चुनी, जो कि बिल्कुल अलग है और जो आपको एक अलग पहचान दिला रही है समाज में। जी, सर्वप्रथम तो मेरी प्रेरणा मेरे माता पिता और बहनों का मेरा साथ जो मिला है मुझे, और प्रथम शिक्षिका भारत की सावित्रीबाई फुले, वो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। और ईमानदारी के रूप में श्री वी.डी. खड़गवाल जी, जो कुमाऊं के फर्स्ट IPS ऑफिसर हैं, और वी.डी. कसन्याल जी, जो अभी पत्रकार हैं वर्तमान में। ईमानदारी का पाठ मैंने उनसे सीखा और नैतिक रूप से अपने कार्यों को मैं कर पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ, धरातल पे काम कर पाऊँ और कभी भी मैं सच्चाई का साथ न छोड़ूँ और गरीब असहायों की मदद कर पाऊँ, उनसे मैंने ये पाठ सीखा है। बहुत ही अच्छे लोग आपकी प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आप तो अब बहुत लोगों की प्रेरणा स्रोत है। इवन मैं भी आपसे मिलके बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं भी चाह रही हूँ कि हम लोग को भी सभी को थोड़ा बहुत समय निकालकर समाज सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए और अपने को भी उसमें झोंकने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि समाज सेवा के रूप में आप और किन किन क्षेत्रों में काम कर रही हैं? जैसे समाज के विभिन्न तबकों के लिए आप कार्य कर रही हैं, लेकिन कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें आपने सबसे अधिक काम किया? मैंने वाल्मीकि समुदाय के लिए कार्य किया, बेटी बचाओ पे किया। मैंने पर्यावरण संरक्षण पर कार्य कर रही हूँ लगातार, एक पेड़ माँ के नाम पर। और पर्यावरण अगर सही रहेगा तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, तभी हम जीवित भी रह पाएंगे। मैं कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को भी अपना आदर्श मानती हूँ और महिलाओं को एक ऊंचाई तक जाने की इच्छा रखती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि महिलाएं आसमान छुएं। हमारे समाज में सबसे अधिक इस समय जो युवा वर्ग को अपनी गिरफ्त में ले रहा है वो है नशा। और मुझे पता चला है कि आपने नशे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया है और कर भी रही है लगातार। तो आपने इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और नशे को खत्म करने के लिए और आप इसमें क्या क्या कार्य कर रहे हैं? मेरा ये मानना है कि नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। नशा बहुत बड़ी बुराई है। विगत कुछ वर्ष पहले गंगोली हाट एक जगह है जनपद पिथौरागढ़ जनपद में, गंगोली हाट का पतारवाड़ा गांव, वहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया। सैकड़ों महिलाएं वहाँ पर थीं और नेतृत्व किया था मैंने उस आंदोलन का। वहाँ पर कि नशे के कारण जो है बच्चों के माता पिता ने उनके कॉपी किताब तक बेच डाले थे। तो इसके लिए मैंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई कि यहाँ पर ये नशा शिक्षा के लिए काफ़ी बाधा पहुँचा रहा है। महिलाएं जो है खेतों में काम कर रही हैं रात दिन और इनका जीवन बसर बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके लिए मैंने आंदोलनरत होना पड़ा। सैकड़ों गंगोली हाट की महिलाएं और लगे गांव की महिलाओं ने मुझे सहयोग किया और अंततः हमारी जीत हुई। उस आंदोलन में एक दुखद घटना ये हुई कि माफियाओं ने मुझे उठाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन मैं वहाँ से नहीं उठी। मैदान से जिस धरने प्रदर्शन पर मैं थी वहाँ पर से उठाने का मुझे बहुत प्रयास किया गया। ये इनके प्रकार जब वह विफल हुए तो उन्होंने एक महिला को उठा के उसके साथ में गैंग रेप किया और उसको मैंने न्याय दिलाया और वहाँ पर वाइन शॉप वहाँ से हटी। ये एक ऐतिहासिक जीत हमारी भी। वाइन शॉप ये अनुरोध किया कि उस महिला को न्याय चाहिए, किसी भी तरीके से मैं न्याय चाहती हूँ। बड़ा हुजूम हुआ, सारा पिथौरागढ़ बंद हो गया, गंगोली हाट बंद हुआ, चाय पानी तक नहीं मिला। 3 दिन तक
बाजार बंद होने के बावजूद भी शासन प्रशासन से मैं लगातार गुहार लगाते रही, रिक्वेस्ट करती रही कि उस महिला को न्याय मिले। अंततः उस महिला को न्याय मिला और उसकी आर्थिक मदद भी कुछ लोगों ने NGOs के माध्यम से हुई उस महिला को, और वहाँ से वाइन शॉप हटी गंगोली हाट से, और कई साल तक वहाँ पर वाइन नहीं बिकी। तो जो ये कार्य आपका था, ये काफ़ी बड़ी मुहिम थी, तो कभी आपको ये नहीं लगा जब आपको कुछ ऐसा लगता था कि मुझ पे बहुत सारे लोग हावी हो रहे हैं, शासन प्रशासन की वो मदद नहीं मिल पा रही है, या समाज के लोगों की वो मदद नहीं मिल पा रही है? हो सकता है आपको शासन प्रशासन द्वारा मदद मिलती भी हो, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि पीछे हट जाऊँ? नहीं, मैं भगत सिंह जी के आदर्शों पर चलती हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी के आदर्शों पर चलती हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस जी के आदर्शों पर चलती हूँ, मैं राजगुरु सुखदेव जी के आदर्शों पर चलती हूँ। मैं डरने वाली लड़की नहीं, मैं न झुकने वाली, न थकने वाली, न हारने वाली लड़की नहीं हूँ। और रीता गहतोड़ी जी के बारे में मैं जितना जानती हूँ, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए उनको नामांकित किया जा चुका है और तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। 2 बार रीता गहतोड़ी जी ने पुरस्कार को लौटाने का प्रयास किया और बहुत सारे पुरस्कारों के लिए इनको बोला जाता है तो ये उसको मना कर देती हैं। ये कहती है कि मुझे रूट लेवल पे काम करना है, मैं किसी पुरस्कार की मुझे कोई भी इच्छा नहीं है और ना ही मैं पुरस्कार के लिए कोई कार्य करती हूँ। तो इसके बारे में कुछ बताइएगा, इन पुरस्कारों के बारे में आप मुझे बताइए। मैं मानती हूँ कि जनता का प्यार ही मेरे लिए पद्मश्री है, जनता का प्यार ही मेरे लिए पुरस्कार है, ऐसा मेरा मानना है। तो पहले आपने, इससे पहले 2 बार जब आपको पुरस्कारों के हेतु नामांकित किया जा रहा था तो आपने उन पुरस्कार को लेने की इच्छा नहीं जताई। आपने बोला कि मुझे इन पुरस्कारों की इच्छा नहीं है, ना ही मैं कोई पुरस्कार के लिए कार्य कर रही हूँ। जबकि आजकल लोग जो है पुरस्कार के लिए ही कार्य कर रहे हैं, करते कम और दिखाते ज़्यादा हैं। जबकि आपका इसके विपरीत है, आप जिस तरह कार्य कर रही हैं वो अभी बहुत ज़्यादा पब्लिकली नहीं सामने आ पाया है, जबकि आपको बहुत ज़्यादा आगे आपका नाम हो जाना चाहिए था, देश क्या विदेश में भी नाम होना चाहिए था। तो इसको आप किस रूप में लेती हैं? देखिए, भगत सिंह जी ने देश आज़ाद किया, उनको तो किसी पुरस्कार की चाहत नहीं थी। चंद्रशेखर आजाद जी को कोई पुरस्कार की चाहत नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस जी को किसी पुरस्कार की चाहत नहीं थी। जनता का प्यार ही मेरे लिए पुरस्कार है। मैं जनता के लिए कार्य कर रही हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। उनका स्नेह प्यार जो मुझे मिलता रहेगा, वही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार। पुरस्कार के बारे में आपका उत्तर सुनकर मैं निरुत्तर हो गई हूँ और बहुत कम लोग आज के समय में ऐसे हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं और जिनको किसी चीज़ की कोई भी अभिलाषा नहीं है, ना ही नींद चाहिए, ना ही हील चाहिए। तो ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कुछ भी बोलूँ मेरे पास बहुत ही कम शब्द है। अब आते हैं हम लोग कोरोना महामारी के समय में, जो कोरोना वायरस आया था कोविड-19, उस समय भी आप कोरोना वॉरियर के रूप में भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया, जबकि लोग उस समय घर में छुपे हुए थे, लेकिन आप उस समय भी समाज के बीच थी। तो उसको आपने किस तरह लिया कोरोना महामारी में? जी, मैंने सोशल डिस्टेंस की मुहिम चलाई और कई गांव घरों में भी गई मैं कि सोशल डिस्टेंस और सफाई का ध्यान रखना है। कोरोना के समय पर भी मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, क्योंकि जो बजट आता था उसको सही जगह पर लगाने के लिए मैं निवेदन करती थी, लेकिन प्रशासन मुझे समझता था। एसपी साहब ने मुझे जो है कोरोना वॉरियर का खिताब दिया, क्योंकि मेरे खिलाफ कई षड्यंत्र रचे जा रहे थे। उस बीच में गरीबों को राशन नहीं दिया जा रहा था। गरीबों को राशन देने के एवज में मुझसे कहा गया कि यहाँ पर चंपावत जनपद का आप कोरोना में के लिए कार्य नहीं करूँगी, लेकिन मेरा कार्य नहीं रुका और मैंने नैनीताल हल्द्वानी में भी कोरोना पर कार्य किया और शासन ने उसे सराहा। बहुत अच्छा कार्य। उस समय आपके द्वारा जो कार्य किया गया, उस समय बहुत सारे लोग पीछे हट गए, बहुत कम लोग मजबूरी में आगे आए जिनको अपने नौकरी जाने का खतरा था या किसी भी कारण से आए। लेकिन आप चाहती तो आप उस समय घर में छुप के बैठ भी सकती थी और वहीं से आप अपना
बोल सकती थी कि मैं ये कर दो, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन आप जो समाज के तबके में गई, या आप जो उस गलियों में गई, जो आप गांव में गई, या आप जो शहर में गई, आपने उस समय किस रूप में घर वालों ने लिया कि आप बाहर जा रही हैं, हो सकता है हमारे घर में छोटा बच्चा भी है, हम भी और लोग भी हैं, तो पेरेंट्स भी हैं, उनको भी खतरा हो सकता था, तो उन लोगों ने क्या आपको रोका नहीं? मेरी माताजी कहती थी और बहनें कहती थी कि अपने आप को सुरक्षित रखना, लेकिन जाओ काम करो, देश के लिए काम करना सबसे बड़ी बात है, अपना भी ध्यान रखना। लेकिन मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की सेवा के लिए जाती थी, उनको रेफर होने से रोकती थी और कई महिलाओं और बच्चों की सहायता करती थी। के दौरान जो भी यात्री क्वारंटाइन होते थे उनकी मदद मैं शासन प्रशासन के सहयोग से करती थी। व्यक्तिगत जो भी मेरे से सेवा हो पाती थी वो मैं करती थी। इस बीच मैंने डायलिसिस के मरीजों के लिए आवाज़ उठाई। हाई कोर्ट नैनीताल गई, लेकिन जन याचिका दायर होने से पहले ही पिथौरागढ़ और जनपद चंपावत में डायलिसिस मशीन यहाँ पर लगवा पाई। बहुत बड़ी बात है कि आपके प्रयास से यहाँ पे डायलिसिस मशीन आई, जो कि समाज के चंपावत जिले के दूरस्थ क्षेत्रों को के लोगों को भी फायदा जिससे पहुँच रहा होगा। तो जितने भी सराहनीय कार्य हैं हम एक एक करके निकल रहे हैं, जो कि हम लोगों को भी पता नहीं है। इतने हिडन कार्य इन्होंने किए हैं जिनके बारे में शायद सारे लोगों को सब कार्य के बारे में जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। कोविड-19 के टाइम पे आपने बहुत सारे कार्य किए। उसके बाद जो है आप गर्भवती महिलाओं के लिए आपके द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए, उनको ब्लड के इंतजाम के लिए, उनकी हर तरह की सुविधा उनको मिले, इसके लिए भी आपके द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। तो उसके बारे में भी मुझे बताइए। प्रशासन की ये मजबूरी हो जाती थी, गर्भवती महिलाएं जब एनीमिक होती थी तो उनको रेफर करना। मैं उनसे बार बार निवेदन करती थी कि कोई भी उनकी आर्थिक स्थिति को और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए, छोटे बच्चे और पशुओं को देखते हुए उनको रेफर न किया जाए। लेकिन प्रशासन का यही कहना होता था कि यहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है। मैंने मानवाधिकार आयोग को लिखकर जनपद चंपावत में ब्लड बैंक खुलवाया। बहुत बड़ी बात है। गर्भवती महिलाओं के ब्लड न मिलने की वजह से काफ़ी मौतें यहाँ पे होती थी, और ब्लड बैंक होने की वजह से इनमें काफ़ी रोकथाम हुई है, और बहुत अच्छा प्रयास आपने इनके लिए किया। अब एक बहुत बड़ी मुहिम की बात करेंगे हम लोग, जो आज आप अभी भी निरंतर उस ओर कार्य कर रही हैं, वो है स्रोत से संगम तक। उसके बारे में बताइए विस्तार से। मैं नदियाँ हमारी माँ समान है, जल को प्रदूषित नहीं होने देना है। जल जो है, जैसे हम माँ हमारे लिए पूजनीय है, गंगा माँ जहाँ से जल जो है जलाभिषेक होता है कई मंदिरों में, और बिना जल के हमारा कुछ भी नहीं चलता है, तो गंगा माँ को निर्मल होना चाहिए। बीच में मैं लोहावती नदी के लिए मैंने संघर्ष किया, रामेश्वर नदी के लिए संघर्ष किया। चंपावत जनपद में तारकेश्वर जो सीता कुंड है, जहाँ पर उपनयन संस्कार भी होते हैं, वहाँ पर संघर्ष किया। गौरी नदी के लिए संघर्ष कर रही हूँ और लगातार मेरा संघर्ष जारी रहेगा। वर्तमान में मनीष कुमार जी जो हमारे अभी जिलाधिकारी आए हैं, उन्होंने मेरी बात को बहुत गंभीरता से लिया। स्रोत से संगम लोहावती नदी में जो सीवर लाइन बहती थी, पूरे शहर का गंदा नाला नदी में समाहित होता था, उसके लिए उन्होंने सर्वे करवा दी है और ये शासन को भेज दिया है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जिलाधिकारी महोदय ने मेरी बात को गंभीरता से लिया। मैं उनको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है डीएम सर को। और हम ये भी कहेंगे कि जो लोहावती का पानी था, उसकी वजह से हर साल बरसात और गर्मी के मौसम पे यहाँ पे जॉन्डिस जैसी, टाइफाइड जैसी बीमारियाँ या डायरिया वगैरह आम बात थी, और काफ़ी लोगों की इसमें जान भी चली जाती थी। लेकिन आपके द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, अगर हमारी सीवर लाइन हो जाएंगी और पानी साफ मिलेगा, तो काफ़ी हद तक ये बीमारियाँ खुद ब खुद जो है दूर हो जाएंगी। तो ये कार्य भी बहुत अधिक आपके द्वारा जो उत्तम कार्यों को आप अंजाम दे रही हैं, वो कार्य सब लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। तो स्रोत से संगम तक का जो आपकी मुहिम है, इसमें आपको किस किस तबके का सहयोग मिल रहा है? मुझे विशेष रूप से आईटीबीपी के जवानों का सहयोग मिला और स्थानीय जनता का सहयोग मिला है। आईटीबीपी के जवानों का मुझे उनके लिए तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद करती हूँ।
आईटीबीपी के जवानों ने आप लोगों के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाने का जो प्रयास किया है जी वास्तव में कमांडेंट सर के पास में गई और उन्होंने जवानों को भेजा स्रोत से संगम पर। कई कष्ट उनको आए, जौकें भी लगी और मुझे भी काफ़ी जौकों का सामना करना पड़ा। जंगल जंगल में स्रोतों को देखने गई, वहाँ पर जंगली जानवर भी मुझे कभी कभार मिल जाते थे, लेकिन मैं जान की परवाह किए बगैर आईटीबीपी के जवानों के साथ निरंतर चलती रही। बहुत ही अच्छी मुहिम आपके द्वारा चलाई जा रही है। अच्छा, इस कार्य में आपको स्थानीय लोगों का सहयोग मिला या नहीं मिला? जी, स्थानीय लोगों का सहयोग मिला और जब मैं जिलाधिकारी महोदय के पास में प्रपोजल रखा और उन्होंने पूरा सर्वे करा दिया श्री मनीष कुमार जी ने, तो स्थानीय जनता को मैंने धन्यवाद दिया। स्थानीय जनता ने कहा कि हमने बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी निभानी थी। आपका संघर्ष तो वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभार हम अपने कार्य में व्यस्त हो जाते थे, लेकिन फिर भी जितना भी वो समय होता था मुझे देते थे। क्यों अब कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी घटना जिसने आपको झकझोर के रखा हो? ही मेरे माता पिता के साथ में जब मैं कहीं पर जाती थी तो लोग कटाक्ष करते थे मेरे माता पिता को कि आपकी बेटी है और आपका बेटा नहीं है, तो मुझे ये बातें अंदर से झकझोर जाती थी। मेरे पिता मुझे निर्भीक बनाने की ओर अग्रसर थे, माँ मुझे ममता का पाठ पढ़ाती थी और शिक्षा के लिए भी प्रेरित करती थी। और कई जगह पर ऐसे वाकयात हुए जहाँ पर मुझे लगा कि मैं बेटियों के लिए को सशक्त बनाने के लिए लड़ाई लड़ूंगी और अपने आप को खुद को शिक्षा के माध्यम से सशक्त करूंगी। अभी ऐसा कोई चीज जिन बुलंदियों को आप छूना चाहती हैं, ऐसा कोई क्षेत्र अछूता रह गया हो या जो मेरी नज़र में अभी तक नहीं आया है या जिनको मैं इसमें नोट नहीं कर पाई हूँ या जिनको मैं नहीं बता पा रही हूँ? मेरे पास में कुछ विषय ऐसे हैं जो अभी मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे साझा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वक्त आने पर मैं आपको जरूर साझा करूँगी। वो लेखनी में आपको मालूम चलेंगे। लेखन की तो आपकी बहुत सारी कविताएं और कहानियां संग्रह या प्रेरक प्रसंग मैं पढ़ती रहती हूँ जो प्रकाशित होते रहते हैं। तो आपने कब से लिखना शुरू किया था और आपके दिल के करीब कौन सा ऐसा कविता या संग्रह है जिसको आप चाहेंगी कि ये आगे आए, समाज के सभी लोग सुने, या कोई ऐसी चीज़ रह गई है जिसको आप और लिखना चाहती हैं और समाज के बीच लाना चाहती हैं? लेखन की कला मैंने अपने पिता माता जी से सीखी। चूँकि मेरे पिता रेडियो मैकेनिक थे और रेडियो पर कई बार प्रसारण होते थे, वो मुझे कई नाटक और कविताओं के माध्यम से मुझे सुनाते भी थे रेडियो प्रसारण, और बीबीसी भी सुनाते थे, समाचार के माध्यम से देश दुनिया के बारे में मुझे बताते थे। तो मेरी लेखनी बचपन से ही शुरू हो गई थी और मैंने कई उपन्यास लिखे हैं जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। लेखन में जहाँ पर आपने कहा कि एक आपको बुरा न लगे, तो मैं एक कविता स्वरचित है, मैं कई बार फिल्म निर्देशक से भी मेरी बात हुई है कि आप इस सेंटेंस को हटा दीजिए, मर्द हो नहीं तो चूड़ियाँ पहन लो। इसीलिए मेरे मन में एक भाव आया जो कविता के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बेड़ियाँ, यदि महिलाएं इसको कमजोरी का प्रतीक मानकर पहन रही हैं, तो ये ऐसे बंधन है जिसने नहीं दी पहचान तुम्हें अपने अस्तित्व की, दो मिसाल इस दुनिया को तुम अपने मस्तिष्क की। कच्ची चूड़ियों से सजाए क्यों तुमने अपने हाथ, बहुत खूबसूरत है ये गर तुम लेती कलम का साथ। गले की ये सुंदरता नहीं है इन हारों में, विवश हो तुम क्यों इतनी इन्हें पिरो लगाने में। सजाना नहीं है ये गला मोतियों के हार से, सजाओ तुम यूं इसे मधुर स्वर और व्यवहार से। पायल जो तुमने है पहनी ये है पक्की बेड़ियाँ, इसीलिए तो छीनी है पैरों की मजबूतियाँ। काजल जो तुमने है लगाया नहीं इसमें आँखों की शोभा, देता प्रतिपल ये तुम्हें सुंदरता का धोखा। तोड़ दो इन बंधनों को, नहीं दी पहचान जिसने तुम्हें अपने अस्तित्व की, दो मिसाल इस दुनिया को तुम अपने मस्तिष्क की। बहुत अच्छा। जो भी हमारे ये श्रृंगार हैं जो हमको शादी के समय पे पहना दिए जाते हैं, रीता गहतोड़ी जी अपनी कविता के माध्यम से इनको बेड़ियां न समझी जाए ये संदेश दे रही हैं। जी, ये भी एक
दिवस भी है और मैंने आपके बारे में जितना जाना है कि आप जो है वीर शहीदों की अंतिम यात्रा में भी शामिल होती हैं और उनके घर तक जाती हैं और शमशान तक भी आप जाती हैं, तो इसके बारे में भी मुझे कुछ बताइए। और अगर आपके पास कोई स्वरचित वीर शहीदों के सम्मान में अगर कोई कविता हो तो वो भी सुनाने का कष्ट करें। जी, शहीद हमारे देश की शान है, शहीद हैं तभी हम सब लोग सुरक्षित हैं अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने घरों पर, अपने अपने कार्य क्षेत्र पर। शहीद हमारे देश की शान है। उनकी अंतिम यात्रा पर मैं उनको श्रद्धांजलि देने जाती हूँ, उनको अंतिम विदाई देती हूँ और परिवार वालों को सांत्वना और जो है हौसला अफजाई करती हूँ। चूँकि आज कारगिल दिवस भी है, इस पर मैं अपनी एक स्वरचित कविता आपको सुनाना चाहूँगी। क्या आप सुनेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो इंतजार रहेगा ऐसी चीज़ों का। कारगिल विजय दिवस पर बर्फीली हवाएं हिमालय की, द्रास के दुर्गम पथ पर टाइगर हिल, तोलोलिंग की चोटियां, वीरता शौर्य निडरता के प्रतीक, कारगिल में खड़ी वीर जवानों की टोलियां। नाम कैप्टन विक्रम बत्रा, दुश्मनों को मार गिराया, तुम्हारे शौर्य की गाथा को हर भारतवासी ने गाया। मनोज बलवान राजेंद्र, संजय दिगेंद्र योगेंद्र, अन्य रणबांकुरों का शौर्य भी था ना कम। माँ भारत के वीरों तुमको सत सत नमन, सत सत नमन। 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय दिवस मनाया, चोटियों पर जान से प्यारा, जान से प्यारा, जान से प्यारा तिरंगा लहराया। बहुत अच्छा, और हम भी उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी कविता आपने लिखी है। जितना धन्यवाद दूँ मैं उतना कम है। जितना कि मैं आपको जान रही हूँ, जितना मैंने आपके बारे में जाना सुना पढ़ा है, आपने महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो कोई ऐसी घटना जिसमें आप कभी कोई मुठभेड़ हुई हो या आपको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से क्षति पहुंची हो या कोई बलपूर्वक उठाने का प्रयास किया हो, ऐसी कोई घटना अगर आपके जीवन में है, आपके साथ घटित हुई है, तो क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे हमसे? जी, ये नितांत गोपनीय है, लेकिन आपका प्यार और स्नेह की वजह से मैं बताना चाहती हूँ आपको। कई बार ऐसे वाक़यात हुए हैं मेरे साथ में, जिन्होंने कुछ उपद्रवी लोगों ने मेरा पीछा किया और मुझे सर के बल पटका है और मेरा काफ़ी लहूलुहान भी हुई हूँ। और कई आंदोलनों में जब बैठी हूँ, मुझे जोर ज़बरदस्ती उठाने का प्रयत्न किया गया है, तो वहाँ पर मुठभेड़ में मेरा एक कान जो है अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, इससे काफ़ी रक्त बहा था और काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट इसमें चला था। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये शरीर चला भी जाए, अगर ऐतिहासिक मौत आ भी जाए तो ऐतिहासिक मौत कहाँ मिलती है। देश के लिए हंसते हंसते मैं जान दे दूँगी, लेकिन समाज सेवा नहीं छोड़ूँगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन आंदोलनों में रीता गहतोड़ी जी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी उन आंदोलनों को सफल बनाने में जो है काफ़ी हद तक अंदर तक डूबी हैं और वो सफल हुए भी हैं, चाहे इनको उसमें कितनी ही परेशानी आई, और लेकिन इन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। तो बहुत सारी जानकारी आज हमको मिल रही है, इनके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। और सच बताऊं तो इतनी ज़्यादा जानकारी ना ही मैंने किसी न्यूज़ में, अखबार में, यूट्यूब में या गूगल में इनके बारे में नहीं पढ़ी, जितनी कि आज मैं इनको जान पाई। ये हमारे समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हैं कि जैसे मुखार नहीं देगा तो बेटा ही दे सकता है या इस कार्य के लिए बेटा ही कर सकता है, धीरे धीरे महिलाओं को मैं चाहती हूँ कि रीता गहतोड़ी जी उनकी प्रेरणा स्रोत बने और वो बताना चाह रही, दिखा रही है कि बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं और वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। जो आपने एक मुहिम चलाई है बलात्कारियों के खिलाफ, जो कि एक बहुत ही बड़ी मुहिम है, वो जो आपने मुहिम चलाई है, तो उसको आप किस रूप में लेती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई और कौन सी जगह पे जाकर के आपने ये सब कार्य किए? मैंने देश के विभिन्न जगहों पर बलात्कारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। लोगों ने मुझे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन मैंने आवाज़ को अपना अस्त्र बनाया। मैंने कहा कि मैं नहीं रहूँगी चुप और बलात्कारियों को कैद करवा के रखूँगी,
उनको सजा दिला के रखूँगी और उन बालिकाओं की मैंने शारीरिक और मानसिक तौर पर सहायता की, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया। कई बालिकाएं तो ऐसी भी हैं जो बहुत सीधी और भोली वाली, गांव की कई बालिकाएं ऐसी हैं जिनको घर पर भी आने के लिए मनाही थी। मैंने अपने घर में उनको रखकर शिक्षा दिलाई है। ऐसी कहानियाँ कई। बात कर रहे हैं हम लोग भ्रूण हत्या के बारे में। तो भ्रूण हत्या को रोकने में आपने अपने राज्य के अलावा और किन राज्यों में काम किया है? जी, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मैंने सूरजकुंड जाकर हरियाणा में बेटी बचाओ कार्यक्रम किया और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मैं नाव में बैठकर यात्रियों को और जो पर्यटक आते थे उनको प्रोत्साहित करती थी कि बेटी बेटे में कोई अंतर नहीं है, भ्रूण हत्या रोकिए। और दुकानों में जाकर, शहरों में जाकर, गांव गलियों में जाकर लोगों को जागृत करती थी कि भ्रूण हत्या मानवता का कलंक है। तो आपको क्या वहाँ पे स्थानीय लोग, ग्रामीण लोग या हरियाणा की तरफ से कितना सहयोग मिला? जी, मुझे बहुत सहयोग मिला। स्थानीय जनता का मुझे काफ़ी सहयोग मिला है और प्रशासन का भी मुझे सहयोग मिला। तो क्या आप कुछ ऐसी घटनाओं को रोकने में आप लोगों को सफलता मिली जो कि आप लोगों को तुरंत ही जिनके रिजल्ट मिले? जी, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब महिलाएं, बेटियां हर क्षेत्र पर अपना परचम लहरा रही हैं और जो लिंगानुपात है उसमें बैलेंस आया है। बहुत बढ़िया मुहिम हरियाणा में चलाई जा रही है आपके द्वारा और अभी भी शायद वो प्रयास आपका चल ही रहा होगा। जी। तो बहुत अन्य राज्यों में, अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी रीता गहतोड़ी जी के कार्य सराहनीय हैं और आगे भी मुझे लग रहा है कि पूरे देश के लिए वो अन्य राज्यों में भी काम कर रही हैं, जैसा कि आपने अपने ये हमारी बातचीत के माध्यम से मुझे पता चला है। और भी बहुत अनछुए पहलू हैं जो हमारे अभी रह गए हैं, जिनको हम फिर से लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं हैं और समय हमारे पास कम है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमारी रह जा रही हैं, तो आगे भी हम समय निकालेंगे इन चीज़ों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें अफगान वाला मामला तो अभी हमने उसके बारे में बातचीत की है। और भी एक आध वाक़ये जो मैंने सुने हैं उनको आप अगर बताना चाहेंगी तो आप साझा कीजिए मुझसे। जी, मैंने भारत नेपाल एकता पर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर कार्य किया है। कई बार तो जहाँ टनकपुर जो हमारा जहाँ से मैदानी एरिया शुरू होता है वहाँ पर जहर खुरान के शिकार हो जाते हैं कई लोग। एक वाक़या ऐसा है कि एक महिला अपना ऑपरेशन करा के पेट का वो आ रही थी और अपने घर नेपाल को जा रही थी, लेकिन वो जहर खुरानों की शिकार हो गई। उसके साथ में एक व्यक्ति भी थे जो उसकी हेल्प कर रहे थे। वो दोनों काफ़ी असहज फील कर रहे थे। मैंने पूछा कि मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये महिला जो है ये पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, खून रिस रहा था पेट से, लेकिन उनके पास में भूख ऐसी थी ना, तो उनके पास में चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए कोई रुपया नहीं था। मैंने नेपाल सरकार से और भारत सरकार से उनके लिए नेपाल जाने का बंदोबस्त करवाया और मैं भारत नेपाल एकता को लेकर, पड़ोसी देश को लेकर मजदूर यूनियन से भी जुड़ी थी और अभी भी मैं मजदूर यूनियन पर काम करती हूँ। कि मैं समझती हूँ कि मजदूरों की किसी ने भी मजदूरी नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि मजदूर है तो हम उस छत पर रहते हैं, किसान है तो हम अनाज खाते हैं। मजदूर और किसानों के लिए मैं हमेशा कार्य करती हूँ और करती रहूँगी। मुझे लग रहा है कि अब कोई क्षेत्र बचे ही नहीं है जिसमें आपने कार्य ना किया हो। मैं अगर देखूं तो आप तो रूट लेवल पर सारे ही क्षेत्रों में काम कर रही हैं, तो मुझे अब लग रहा है कि मैं आपसे क्या पूछूं। आप भी अगर कुछ बताएंगे तो ही मैं सुन पाऊंगी, क्योंकि मेरे जहन में अब कोई भी क्षेत्र ऐसे नहीं है जो कि यहाँ पे रह गए हों। हो सकता है आप जिनमें कार्य कर रही हूँ वो मुझे मालूम ना हो। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी और जिला प्रशासन का, सरकार का और स्थानीय जनता का प्यार मुझे मिलता रहता है और मेरी हौसला अफजाई होती रहती है और मैं कार्य निरंतर करती रहती हूँ।
मृत्यु के अंतिम क्षण तक मैं ये कार्य समाज सेवा का करती रहूंगी और राष्ट्र के लिए जीऊंगी, राष्ट्र के लिए मरूंगी। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं चाहूँगी कि इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे हमारे छोटे से इलाके से एक ऐसी विभूति यहाँ पर मेरे सामने बैठी हुई है जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए। मैं इनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनका स्वास्थ्य उत्तम हो और वो समाज की सेवा इसी तरह निरंतर करती रहें, सुखमय हो आगे का जीवन और हमारे बीच में हम लोगों को और समाज के लिए योगदान अपना निरंतर देती रहें। धन्यवाद। तो ये थी रीता गहतोड़ी जी से स्पेशल हमारी वार्ता। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे भी हम उनसे बहुत मुद्दों पर बातें करेंगे और उनके कुछ साहित्य और उपन्यास जो प्रकाशित होने वाले हैं उनके साथ ही शीघ्र ही मैं आपके सामने आऊँगी। आशा है आपको ये वार्ता पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।